तो हेलो गाइस। तो आज के इस वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि है ना आईबी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसमें हमने पिछले लेक्चर में कुछ 4-5 पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है। उसी को हम इसमें और एलाबोरेट करने वाले हैं। सबसे पहला हमने जो मेथड था कि भैया पर्सनल परसेप्शन, ठीक है। पर्सनल परसेप्शन में आप क्या करते हो, इसकी एक एग्जांपल से हम इस चीज को समझते हैं कि मान लो आपने एक फोन या फिर एक मोबाइल फोन खरीदना है। आप एक शॉप पे गए, वहां पे आपको प्राइस क्या मिला, 1500 MRP उन्होंने बोला, 15,000 रुपए की उन्होंने एमआरपी बोला, ठीक है। 15,000 रुपए की एमआरपी उन्होंने बोला कि इस प्राइस पे आप खरीद सकते हो। उस पे आपको उन्होंने 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको कितने का मिल रहा था, वो 14,000 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद केस टू जो है वो है कि आप अनदर शॉप पे जाते हो, ठीक है। वहां पे शॉप टू, ठीक है, शॉप टू पे जाते हो, वहां पे भी आपको क्या मिल रहा है जी, फोन का प्राइस यही है 15,000 रुपए, उन्होंने आपको कितने का डिस्काउंट दे दिया, 1,500 का डिस्काउंट दे दिया, तो आपको वो फोन अब मिल रहा है 13,500 रुपए का। तो ये आपके पास दो सिनेरियो आ गए, है ना, दो सिनेरियो आ गए। एक तो ये प्राइस पे मिल रही थी, अब ये, तो मैक्सिमम तो यही होगा कि हाँ, कि आपके पास अभी जो इस प्राइस पे आप इसको खरीदने की कोशिश करोगे, ठीक है, अगर आप प्राइस सेंसिटिव हो, ठीक है। और एक और चीज जो है कि आपने देखा कि 30 दिनों के बाद ना ऑनलाइन सेल लगेगी, तो मैं 30 दिनों के बाद ही खरीद लेता हूँ। एक महीने के बाद जो ये प्राइस है वो हो सकता है 11,000 से लेके कितने के, 12,000 रुपए के बीच में आ सकता है। तो अब आपके पास तीन चॉइस है, तो तीन चॉइस में अगर तो आपको आज ही फोन चाहिए कि आपका फोन वगैरह टूट गया, मतलब बहुत अर्जेंट है, फिर तो हो सकता है कि आप फर्स्ट शॉप गए, फर्स्ट शॉप में आपने जाते ही उस फोन को खरीद लिया, ठीक है ना। तो और ये जो दो चीजें है ना, अब हो सकता है हर एक जगह तो आपको जाते ही तो एक दूसरी दुकान पे जाते ही तो आपको प्राइस में डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, है ना। अभी तो ये चीज को ध्यान में रखते हो कि कहाँ पे आपको क्या चीज सस्ती मिल रही है, क्या महंगी मिल रही है। जब आपको ओवरऑल नॉलेज होगी, ओवरऑल क्या होगी, आपको नॉलेज होगी, तब आपको एक राइट डिसीजन लेने में हेल्प होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, पर्सनल परसेप्शन का मतलब ये है, इट्स ऑल अबाउट हैविंग नॉलेज। जितना आपको पता होगा उतना ही आपको राइट डिसीजन में आपकी हेल्प होगी। तो इस चीज को करने के लिए, पर्सनल परसेप्शन को समझने के लिए, हाउ कैन वी हैव अ गुड परसेप्शन, एक अच्छी परसेप्शन हमें कैसे आ सकती है, ठीक है। पर्सनल परसेप्शन आपके कैसे अच्छे व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं ट्रेडिंग की फील्ड में। सबसे पहला तो ये है जी, बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, जहां पे बाकी लोग भी आपके जैसे हों, उनके साथ बैठो उठो, है ना, उनकी बातें सुनो। और ट्रेडिंग में तो ये बड़ा इजी है, आपको कोई टेलीग्राम जो ग्रुप ज्वाइन कर लो। वैसे टेलीग्राम हर एक इंसान का मत कर लिया करो, एक प्रॉपरली जिसको आप प्रॉपरली जानते हो, उसको काफी टाइम से देख रहे हो, है ना, उसको ग्रो होते हुए, उसके साथ जुड़ो, उसकी अंडर उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। जैसे कि आप लोग मेरे इस कोर्स में जुड़े हुए मेरे साथ, तो प्लीज हमारा भी एक कम्युनिटी में अभी बिल्ड करने की कोशिश करूँ, आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका आपको लिंक आप यूट्यूब की वीडियोस में मिल जाएगा, वहां पे आप देख सकते हो। और बाकी जो पेड कोर्सेज में है वो तो मतलब उनको तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे एक्सेस है ना। तो न्यूज को फॉलो करो कि मार्केट में चल क्या रहा है। और जो थर्ड है, एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट। एक लाइन है कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। कभी भी ये मत सोच लिया करो कि आपने अच्छा ये समझ लिया, ओके अब मैं तो ट्रेड लूंगा जी। कभी भी जल्दबाजी में अपने आप का लॉस मत करा लिया करो, और वेट करा करो, ऑलवेज लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है। और उसके बाद आता है जी आपका सेकंड पॉइंट, वो है जी कंपैरिजन विद अदर कंपनीज, ठीक है। कंपैरिजन विद अदर कंपनीज, देखो, आपको एक सेक्टर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक सेक्टर एटलीस्ट आपको अभी मास्टर कर लेना है, उस सेक्टर को प्रॉपरली समझ लेना है कि एक सेक्टर होता क्या, ठीक है।
वो सेक्टर कुछ भी हो सकता है, बैंक सेक्टर हो सकता है। बैंक्स में क्या चल रहा है आजकल आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये बैंक डूब गया, अच्छा ये बैंक में ये प्राइस चल रहा है, अच्छा ये बैंक की ये शेयर का ये प्राइस है ना? अच्छा ओके, अभी ये एफएमसीजी कंपनीज हैं, अच्छा ये वाली फूड कंपनी अच्छा भी है, परफॉर्म कर रही है, अच्छा ये कार वाली कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। मतलब जो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है उसके बारे में भी नॉलेज रखना है, और जो खराब परफॉर्म करी उसके बारे में भी आपको नॉलेज रखनी है। तो इस वजह से इस तरीके से आपको एक सेक्टर की इन डेप्थ नॉलेज आ जाएगी, और जब आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होगी तब आप बेटर डिसीजंस ले सकेंगे। ठीक है। फिर तीसरा, कंपैरिजन विद अदर एसेट्स। वो आपका गोल्ड हो सकता है, आपका सिल्वर हो सकता है, कोई भी कमोडिटी सेक्टर हो सकता है कि आपको जो रिटर्न किसी और सेक्टर में अच्छे मिल रहे, तो भाई वहां पे जाओ, आप उस एसेट में इन्वेस्ट करो, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, है ना? जरूरी ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि एक आपने बस ट्रेडिंग शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करने हैं, है ना? आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, साथ के साथ आप एसआईपी से शुरू कर सकते हो अगर आपको नहीं आता, और आप ट्रेडिंग में और एसेट्स में जा सकते हो। अब मान लो कि आपको पता है कि आपने किसी चीज को काफी टाइम से स्टडी कर रहे हो, आप एक सेक्टर को, आपको पता चला कि अच्छा आप ये वाले सेक्टर में ये वाली जो बैंक है भैया इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो सही नहीं है, तो आपकी उस मार्केट वैल्यू को पता ही है कि यार ये तो अभी गिरने वाले, तो क्यों उसमें जाना? तो आप किसी और कंपनी का एनालिसिस करते रहो। मैं एक सेक्टर का एनालिसिस करने को बोल रहा हूँ। ठीक, ठीक है। तो आप मल्टीपल एनालिसिस भी कर सकते हो, मल्टीपल सेक्टर्स को देख सकते हो, जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें ज्यादा मेरे को है प्रॉफिट, है ना? वो आप कैलकुलेशंस करो, आप एक्सेल सीट्स बनाओ, आप जर्नलिंग करो, है ना? वो सारे स्टेप्स को परफॉर्म करो, फिर आपको एक बेटर डिसीजन में हेल्प होगी। और मिनिमम आपको ये देखना है कि भैया मेरे को 20% रिटर्न मिल जाए विद इन ईयर। ये आपको मिनिमम सोचना है। हाईएस्ट रिटर्न तब आने लगेंगे जब आप मिनिमम फिक्स कर लोगे अपना, या आपके लॉसेस कम से कम है। और ट्रेडिंग में ये बता दूं कि लॉस और प्रॉफिट दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि प्रॉफिट को इंक्रीज करूं या लॉस को इंक्रीज करूं। ठीक है। तो बी ए डिसिप्लिन ट्रेडर प्रो। ठीक है। उसके बाद जो अपना फोर्थ स्टेप है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटेड फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। बड़ा इजी मेथड है। इसकी एग्जांपल है लॉरेंस लैब। आपने क्या करना है, लॉरेंस लैब टिकर टेप पे या फिर स्क्रीनर पे विजिट करो। अप्रैल 2020 में, ठीक है, और जनवरी 2021 में एक बड़ा सा क्या आया था मार्केट में, ऐसे गिरावट आई थी, फिर एकदम से ऊपर उठा था वो मार्केट में। ठीक है। तो इसको हम क्या समझेंगे कि इसमें हुआ क्या था? तो ये जो यहां से लेके यहां तक ये जो प्राइस गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं? बुल रन। तो यहाँ पे कम प्राइस पे किसी चीज को खरीदा गया और फिर उसको यहाँ पे बेचा, यहाँ पे बेचा, जहां पे भी आपका है ना मन किया होगा उस इंसान ने बेचा होगा जिसने इस टाइम पे शेयर्स को खरीदा होगा। ठीक है। तो आप इस चीज को काफी टाइम से जब एनालिसिस इस चीज की कर रहे थे तब आपको एक क्या मिला, एक वे मिला, है ना? दूसरा, आपने अभी डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो मेथड है ना, इसको यूज करने भी हम समझते हैं। इसको हम बोलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड को कंजर्वेटिव अप्रोच भी बोल सकते हैं। ठीक है। कंजर्वेटिव अप्रोच क्यों? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि भाई हमें खरीदना चाहिए भी या नहीं। अगर आप ये बुल रन देख के यहाँ से यहाँ तक का रन देख के क्या पता आगे नीचे भी जा सकता था, है ना? आपने ये सारे स्टेप्स को समझना है फिर जाके डिसीजन लेना है। ऐसे नहीं कि हाँ आपने देखा कि चार्ट्स पे गए, ओह ओ प्राइस ऊपर जा रहा है और अभी खरीद लूं, मैं तो माला माल हो जाऊंगा कल रात, दिन में रात, है ना? ये आपने सोचना बंद करोगे तब जाके आप एक एक्चुअल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है। तो
इस जो चीज में दो कंसेप्ट है, एक आता है जी कंपाउंडिंग। अब जो कॉमर्स वाले हैं उनको तो बड़ा इजी लग रहा होगा, और बाकियों के लिए भी है, बस आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो कंपाउंडिंग क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपया आपने एसबीआई के या फिर किसी भी सेविंग्स अकाउंट में रख दिया, उस पे आपको क्या मिली? आरओआई। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैं डेफिनेशन भी कवर कर दूं, ताकि आपको कुछ वर्ड्स में कंफ्यूजन ना हो। रिटर्न ऑन इस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे कि 4% का आपको रिटर्न मिल रहा है कंपाउंडिंग में, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला पी एन इक्वल्स टू पी जीरो 1 + r = 100 एंड इसकी पावर n। तो ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। और आपने ये पढ़ा भी होगा। तो जहां पे पी जीरो क्या है? मनी, इनिशियल मनी, ठीक है। इनिशियल मनी भी बोल सकते हैं, इनिशियल इनिशियल मनी, ठीक है। आर यहाँ पे क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, कि अच्छा अगर मैं इतना परसेंट मेरे को ग्रो करना है, तो मेरे को अगर इतना भी रिटर्न मिल गया, तो मैं अगर ये इतने टाइम तक वेट कर लूं, इसके शेयर को खरीद के रख लूं, है ना, तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा? तो ये जो आपके जो 1 लाख रुपया आपने 4% के रिटर्न पे रखे थे, ठीक है, वो आपने मान लो 10 साल के लिए रख दिए, फॉर 10 ईयर्स। तो इस फॉर्मूले में जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे, P10 = 1 लाख रुपया 1 + 0.04 की पावर 10। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको 48,000 रुपीज का रिटर्न मिलेगा 10 साल बाद, जब आपने सिर्फ 4% 1 लाख रुपए पे बनाने की कोशिश करी होगी, ठीक है। तो ये तो देखो सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट की बात थी। और जो हम बाकी चीजों में भी एवरेज है ना इंटरेस्ट है, उसको और बढ़ाने की कोशिश करें, जब हम शेयर मार्केट में प्रॉपरली कैलकुलेशन से, प्रॉपरली प्रिसीजन से डिसीजन लेके शेयर मार्केट में शेयर बाय सेल करें, तो आपकी जो ये जो परसेंटेज है, ये 4% से भी ज्यादा आपके रिटर्न हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है जी आपका डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग में क्या होता है? ये उसकी फेस वैल्यू, हर एक जो प्राइस है उसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब होता है कि अच्छा अभी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है ना, आपने वो देखी, ठीक है। अभी आपको इस पे क्या वर्क करना है, कि अच्छा अब के टाइम ये वैल्यू थी, आज के टाइम ये शेयर में, ठीक है। आपने उसकी डिस्काउंटिंग को फॉलो करना है, कि अच्छा पिछले 10 साल में इसने मेरे को कितने रिटर्न दिए। आप 3 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो। अच्छा किसी भी शेयर की जो एक्चुअल नंबर्स में आपको देखना है, ये नहीं बस कि अच्छा ये जो शेयर है बस ऐसे ही आ रहा है ना, ये जो शेयर है बस नीचे से ऊपर ही आ रहा है, ये सिर्फ ये नहीं देखना, आपको ये नंबर्स भी देखने गाइस, कि अच्छा 3 साल में कितने रिटर्न दिए थे, 4 में कितने। और ये भी देखना है कि 3 से पहले जो पहले 3 साल थे उसमें कितना रिटर्न है, और अगले 1 साल में या फिर अगले 3 साल में क्या वो रिटर्न उसी परसेंटेज से, उसी परसेंट ऑफ रेट से बढ़ा है या फिर कम हुआ है ना। आपको ये सब फाइंड करने की कोशिश करनी है डिस्काउंटिंग वाले मेथड से, तब आपके जो डिसीजन होंगे एक कंपनी में इन्वेस्ट करने के, वो और ज्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे। तो इसको हम एफ बी भी बोल देते हैं। और चलो, इसमें मान लो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने से, फिर से 4% ही थे, है ना। आपने फिर से 10 साल के लिए पीछे देखा कि 10 साल में आपको कितने रिटर्न मिले, वही एग्जांपल है जिसमें बस ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। पर आपको ये क्या करना है, हर एक कंपनी के, जब भी आप एक कंपनी के शेयर खरीदने जा रहे होगे, तो आपने उसके ऊपर ये फॉर्मूलाज लगा के देखने कि क्या आपको एक्चुअल में रिटर्न उतने सही मिल रहे हैं या फिर नहीं। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल होना पड़ेगा आपको, बट इससे जो आपकी एक्यूरेसी है शेयर्स को चूज करने की, उसमें पैसा डालने की, वो और ज्यादा बेटर आपकी परसेप्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या वैल्यू है? ये वाली वैल्यू है
तो आपको क्या था, 1 लाख रुपया था इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितने का आपको रिटर्न मिला है, 4% का, और वो भी कितने टाइम में, 10 सालों में। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं जी, डिस्काउंटिंग या फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। इससे हमें पता चलता है कि कोई चीज इतना ऊपर जाएगी या फिर इतना नीचे जाएगी। अब थोड़ा इसको और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक शेयर है, 500 रुपए का पर शेयर है ना, न्यूज में आपने देखा। नेक्स्ट मंथ, एक मंथ में वो कितना प्राइस चला गया, 700। तो आपने देखा कि अच्छा, 200 रुपए का शेयर था, ठीक है, तो एकदम से 200 की क्या आ गया, अप मूव आ गई, यानी कि 200 एकदम चला गया, प्राइस यहां से ऊपर चला गया 700, यानी कि 200 का है ना, क्या हुआ इसमें, चेंज आ गया। तो अब इस केस में कि हाँ, एकदम से किसी कंपनी के शेयर में एकदम से बढ़ावट आ रही है, तो उससे भी इसको क्या कर सकते हैं, डीलिस्ट भी कर सकता है, अगर वो नंबर्स सही ना हो। ठीक है, वो कंपनी को डीलिस्ट कर सकता है सेबी। तो ये सेबी के पास पावर है कि ताकि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं आपसे पैसा लेने की फिर चक्कर में आप मतलब आपके साथ कोई स्कैम ना कर जाए, कि आपको लालच दिया जाए, न्यूज आए कि न्यूज काफी बड़ा फैक्टर होता है जिसमें काफी बड़े बड़े स्कैम्स जो होते हैं, जो आम जनता होती है उनसे पैसा निकलवा लिया जाता है न्यूज के बेसिस पे कि अच्छा, ये कंपनी में इतनी ग्रोथ होगी फेक न्यूज से। तो ऐसे केसेस में जो सेबी है उसको डिलिस्ट कर देता है। और अगली जो मेन एग्जांपल है वो है कि मान लो 5 साल में, ठीक है, आप 2 करोड़ रुपए की जो है इन्वेस्टमेंट पे जब आप 20% का रिटर्न लगाओ लेकर आओगे, हर साल 20% का, वो कंपाउंड होता जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, जब आप 2 करोड़ रुपए के ऊपर 20% का रिटर्न लेकर आ रहे हो 5 साल में, वो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करने की कोशिश करो कंपाउंडिंग की वजह से, कंपाउंडिंग के साथ। तो क्या आपने वो कैलकुलेट कर लिया, आई होप कर लिया होगा। ये आपका एक तरीके से होमवर्क भी है, आपको ये फॉर्मूले लगा के यूज करना आना चाहिए खुद से भी। देखो, मैं मानता हूँ कि आज के टाइम में हर एक चीज के लिए, कैलकुलेशन के लिए आपके पास डिवाइस है ना, आप उसको यूज कर सकते हो, पर आपको खुद से भी इस चीज को सॉल्व करना आना चाहिए कि आपको एक्चुअल में कितने रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जी आपका, आपको ये देखना है कि 100 करोड़ अगर आपने इन्वेस्ट करे होंगे तो 20% के रिटर्न के हिसाब से आपको 5 साल में कितने रुपीस मिलेंगे, ये भी आपको कैलकुलेट खुद से करना है ना। अब हम कंपाउंडिंग या फिर डिस्काउंटिंग क्यों यूज कर लेते हैं, वो यूज टू फाइंड इफ प्राइस इज ओवर वैल्यूड। इफ प्राइस इज ओवर वैल्यूड, कि जो प्राइस है क्या वो सच में ओवर वैल्यूड तो नहीं, या फिर अंडर वैल्यू तो नहीं। वही बात कि अच्छा, जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि हाँ, इसने रिटर्न 20% के दिए हैं, ये वाले जो स्टॉक है या फिर कंपनी के शेयर ने इसने 23% रिटर्न दिए, तो आपके लिए ये बेस्ट पिक थी, ये नहीं, है ना। तो ये चीज भी एक आपकी, इस चीज से भी आपकी इसमें भी हेल्प हो सकती है
और दूसरा आपको पता चल जाता है कि अच्छा इस कंपनी के जो अंडर वैल्यू शेयर है उसकी वैल्यू असल में जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो सही नहीं है। फिर उसके बाद आपको इस चीज को करना भी बड़ा इजी हो गया है। गूगल पे जाओ आप, गूगल पे सर्च कर लेना डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेटर। ओके, कोई सा भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और उसमें आपको क्या करना है, डेटा फाइंड करना है। ये हम सब प्रैक्टिकली करेंगे, डेटा फाइंड करेंगे और उस डेटा को क्या करेंगे, डेटा कहाँ से लेकर आएंगे, स्क्रीनर से लेकर आएंगे और इन मेथड्स को लगाकर देखेंगे कि अच्छा ये प्राइस ऊपर गया, ये प्राइस नीचे गया। टिकर टेप से लेकर आ सकते हो ये वो डेटा, और खुद से उस चीज को सर्च करो, एक्सेल शीट्स में उस डेटा को स्टोर करो, ठीक है। और साथ ही साथ अब से तुम लोग को न्यूज को एनालिसिस करते रहना है, न्यूज के साथ साथ, है ना। ये सारे स्टेप्स खुद से फॉलो करने की कोशिश करो कि स्क्रीनर पे जाओ, स्क्रीनर पे जाके उन चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि ये क्या होता है वो क्या होता है ना। तो उसके बाद कुछ हम और टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, कि एसबी क्या होता है। इसको हम बोलते हैं जी सेविंग्स अकाउंट भी बोलते थे। ये वैसे हमने कवर कर लिया था, लेकिन एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दूं। दूसरा अकाउंट होता है डीमैट अकाउंट, और तीसरा क्या होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ये तीन तरीके के आपके अकाउंट होते हैं। सेविंग अकाउंट में आपका जो होता है वो फंड्स होते हैं, डीमैट अकाउंट में आपके क्या होते हैं, यूज्ड टू स्टोर क्या, शेयर, ऑल राइट। और उसके बाद यूज्ड टू ट्रेड शेयर्स, है ना, यूज्ड टू ट्रेड शेयर्स, ठीक है जी। ये आपके तीन तरीके के अकाउंट है जो हम अभी भी यूज करते हैं। अभी ये सारा क्या हो गया, ऑनलाइन सिस्टम में आ गया है। तो जो पहले की बात थी ऑफलाइन में, उसको हम बोलते थे दलाल स्ट्रीट भी बोलते थे, जहां पे क्या होता था शेयर जो थे वो फिजिकल फॉर्मेट में सेल या फिर बाय किए जाते थे, ठीक है। अभी जो ब्रोकर की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ब्रोकर जो है वो इंफॉर्मेशन, है ना, प्रोवाइड करने के और इस सारी चीज को मेंटेन करने के लिए आपसे क्या लेता है जी, बीच में से ब्रोकरेज लेता है। अभी ब्रोकर जो थे वो क्या करते थे, मिडल मैन का काम करते थे। आपने सेल करना है, एक ने बाय करना है, इसके पास शेयर पड़े हैं, इसने इससे शेयर लिए, इससे ब्रोकरेज ले ली, और उसको सेल कर दी, इससे भी क्या ले ली, ब्रोकरेज ले ली उसकी बाइंग करने पे, ठीक है। तो ये क्या होता है, उस चीज को मेंटेन करने के लिए जो ब्रोकिंग कंपनीज होती हैं वो काफी ज्यादा पैसा उनको बन जाता है। अभी कुछ बढ़िया बढ़िया से आपके क्या हैं ब्रोकर्स हैं, जीरोदा उनमें से एक है, ठीक है, जीरोदा, अपस्टॉक्स, ये भी बहुत अच्छे हैं। आप इनके भी जो डीमैट अकाउंट है वो यूज कर सकते हो। ग्रो भी एक अच्छी ऑप्शन है, और भी काफी अच्छी ऑप्शन है। अब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हम किस कंपनी की जो अकाउंट है वो बनाए, वो भी हम आगे आगे सीखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा इस चीज को भी समझ लेते हैं कि जब आप एक ऑर्डर को क्या करते हो, प्लेस करते हो, तो अब आपने सोचा कि अच्छा ये प्राइस इतने पे जा सकता है, ठीक है, 290 पे जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस था 245 रुपए, ठीक है। तब आपने सोचा कि हो सकता है, जा सकता है, अभी कुछ पता है भी नहीं, है ना। तो आपने जो शेयर हैं, ठीक है, ऑलरेडी खरीद के रखे हुए थे, कितने प्राइस पे, 233 रुपए पे, 233 रुपए पे आपने ऑलरेडी इतने प्राइस पे ये शेयर थे, खरीदे हुए थे। अभी 245 प्राइस चल रहा है, आपने होल्ड किया होता है इससे प्राइस से लेके यहाँ तक। फिर आपको पता चलता है कि 290 पे भी हो सकता है अभी ये पहुंच जाए, ठीक है। अभी मार्केट ऐसे 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 जा रही थी, आप यहाँ पे हो, आपने यहाँ पे प्राइस पे खरीदा था, ठीक है। अभी दो चीजें हो सकती है, ऊपर भी जा सकता है मार्केट, नीचे भी जा सकता है।
तो ये दो चीजें आपके पास हो सकती थी। तो आपने क्या किया, आपने सारी कैलकुलेशन करी, पर्सनल परसेप्शन देखा, उसकी बैक डेटा देखा, तो आपको पता चला कि अच्छा, मैंने ये प्राइस, आपने क्या कर दिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया कि भाई अगर 250 पे क्या हो रहा होगा, सेल हो रहा होगा, यानी कि 250 पे अगर कोई इसका बायर आएगा तो इसको क्या कर देना, सेल कर देना, इसको क्या कर देना, सेल कर देना बायर को। और सेल करने के बाद आपको जो यहाँ से लेके इनिशियल टाइम पे जो आपने इसको खरीदा था, वहां से लेके यहाँ तक का आपको क्या मिल जाएगा जी, प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। और इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो वो आपका जो है ऑर्डर है, जब एग्जीक्यूट होना होगा तब एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि क्या से लेके क्या टाइमिंग होती है, उसको भी हम आगे समझेंगे। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये बिड का सिस्टम होता है। और इस सिस्टम से क्या होता है कि एक बंदा आएगा, उसने इस प्राइस पे खरीदना है, दूसरा बंदा आएगा, उसने ये बिड पास ऑन करी, एक ने 200 रुपए, एक ने 220 रुपए, एक ने 203 रुपए, एक ने कोई और प्राइस, मतलब हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और वो क्या करते हैं, इसी प्राइस में जिसको वो बाय करना होगा वो उससे बाय हो जाएगा, और ये दोनों का एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर। इसी तरीके से सेम इनके लिए भी ये चलता रहता है, ठीक है। अगर हम और बातें करें तो पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो शब्द का ये सिंपल सा मतलब है, कोई ज्यादा ये मतलब वैसे सुनने में बड़ा फैंसी सा वर्ड लगता है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो इतना है। पोर्टफोलियो सिंपल एक शीट होती है, एक पेज होता है, जिसमें क्या होता है कि भैया आपके प्रॉफिट कितने हैं और आपके लॉस क्या है, ठीक है, ट्रेडिंग में। तो ये होता है आपका पोर्टफोलियो। अभी अगर कोई बंदा बोलेगा कि मेरा पोर्टफोलियो 50,000 रुपए का है, तो 50,000 रुपए से क्या समझ आती है कि हो सकता है उसने प्रॉफिट और लॉस के बाद उसके पास अब कितने पैसे बचे हैं, 50,000 रुपए बचे हैं, ठीक है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होता है, उस जो शेयर को आपने खरीदा है, उस शेयर के एक्चुअल जो प्राइस पे आपने खरीदा है वो पता चलता है, उसका टाइम, ठीक है, उस कंपनी की डिटेल्स सारा आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट में मिलता है जब भी आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो इक्विटी में स्पेशली। उसके बाद आता है एनएससी के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको कि एनएससी में जो है कंपनीज की जो वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा है, हाई इन कंपैरिजन टू बीएससी, ठीक है। और उसके बाद एक वेबसाइट है जी, मनी कंट्रोल। आप इस वेबसाइट को भी विजिट करो, ये भी वेबसाइट जो है ये वाली वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। इस इस वेबसाइट पे भी आपको बहुत बेटर बेटर डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे, और जिससे हमें और थोड़ा इन डेप्थ में नॉलेज आएगी शेयर मार्केट के रिगार्डिंग। तो चलो, अभी आज के लेक्चर में बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।